Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Students, today I am going to discuss about the energies of the molecules, the internal energy of the molecules, and then we will discuss about the heat capacity and the specific heat capacity. So just wait. First of all, what do you mean by the internal energy? Basically, internal energy of the molecules दो तरह की एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स में। काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। अब आप सोचेंगे कैसे? फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं। उन अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी इनके अंदर है दैट इज़ अ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और वो एनर्जी जिसकी वजह से ये मूव कर रहे हैं, द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें ना, तो इट इज़ द टाइम टोटल एनर्जी इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। जितने भी टोटल मॉलिक्यूल्स हैं सब की काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दें तो वो फिर हमारे पास इंटरनल एनर्जी के इक्वल आता है। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। जब हम टेम्परेचर रेस करते हैं तो आपके पास टेम्परेचर रेस करने पर होता क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, उनकी स्पीड इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, और एक बात का ख्याल रखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ब्रेक होती हैं, वीक होती हैं, बॉन्ड्स वहाँ पे ब्रेक होते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, वो एक दूसरे से डिस्टेंस पे चले जाते हैं, तो फिर वहाँ पे स्टेट चेंजेस आती हैं। जब स्टेट चेंजेस आ रही होती हैं तो फिर हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स करीब करीब हैं, लिक्विड में दूर दूर चले जाएंगे, आप वहाँ पे डिस्टेंस पे चले जाएंगे ना, तो डिस्टेंस पे चले जाएंगे, उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो अब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो अभी हमने बात की जैसे कि डिस्टेंस आपके पास डिस्टेंस ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी फिर आपके पास जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर मज़ीद पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, और आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आता। नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी आपके पास वो इंक्रीज़ हो रही होती है। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू गाइस। सेकेंड थिंग यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी स्टेट चेंजेस होंगी, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड में या लिक्विड टू गैस में, याद रखिएगा टेम्परेचर सेम रहता है। जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज़ करती है, वो बॉन्ड को वीक करने में यूज़ हो रही होती है, वो भी हम बात करेंगे, आगे आएगा। थर्मल कैपेसिटी क्या होती है? थर्मल कैपेसिटी बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये वो एनर्जी है जो किसी भी सब्सटेंस में 1 kg सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ कर दे। इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई आप देख सकते हैं। मैं एक बहुत सिंपल मिसाल देता हूँ कि आपने यहाँ पर लेट सपोज एक कोई भी सब्सटेंस है और उसको एनर्जी प्रोवाइड की है और उस एनर्जी की वजह से उसका टेम्परेचर में इंक्रीज़ आ गया। लेट सपोज यहाँ पर कोई ब्लॉक है, इसमें मास की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मैं कहता हूँ इसका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है और इसको कुछ एनर्जी हमने प्रोवाइड की है, मे भी चलें जाउल्स में 2 जाउल्स एनर्जी हमने इसको प्रोवाइड की और 2 जाउल्स एनर्जी प्रोवाइड एब्जॉर्ब करने की वजह से इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से इंक्रीज़ होकर 11 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज़ आ रहा है इसके अंदर। तो वो एनर्जी जो किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज़ कर दे, दैट एनर्जी इज़ नोन एज थर्मल कैपेसिटी। इसको आप थर्मल कैपेसिटी कहते हैं और ये इसके यूनिट्स होते हैं जाउल्स पर डिग्री सेल्सियस या जाउल्स पर केल्विन। जैसे अगर मैं इस केस में कहूँ तो मैं कहूँगा इसकी जो थर्मल कैपेसिटी है जी वो 2 जाउल्स पर डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी थर्मल कैपेसिटी। और थर्मल कैपेसिटी अगर आपने फाइंड करनी है या आपने एनर्जी और इसके दरमियान रिलेशन बताना है तो बहुत सिंपल रिलेशन है थर्मल कैपेसिटी का। थर्मल कैपेसिटी फाइंड करने के लिए आप एनर्जी को चेंज इन टेम्परेचर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमेशा 1 डिग्री सेल्सियस ही चेंज आए, हो सकता है आपके पास जो है आप इसको 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ करके ले जाते हैं, आप कहते हैं मैंने तो 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ किया और मैंने इसको 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ करके मैं 20 डिग्री सेल्सियस पे इसको लेके जाना चाहता हूँ, तो आप बिल्कुल इसको 20 डिग्री सेल्सियस पे लेके जा सकते हैं। और 20 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाने के लिए लेकिन जो एनर्जी चाहिए होगी वो ज़्यादा चाहिए होगी, और मे भी हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस पे चला गया, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन जब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो वो तो ऑब्वियसली 2 जॉल्स तो नहीं होगी,
ज़्यादा हो जाएगी, अब आपके पास में भी चलें 20 जाउल्स हो गई है, लेकिन आपने तो फाइंड करना होता है कि भाई कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए। तो वो एनर्जी कैसे निकलेगी? सिंपल इज़ दैट कि आपने करना ये होगा कि आपने वही काम जो एनर्जी है 20 जाउल्स है, इस एनर्जी को आपने चेंज इन टेम्परेचर से डिवाइड करना होगा। यानी 20 जाउल्स आपकी एनर्जी है, तो 20 जाउल्स को आपने कितना चेंज आया टेम्परेचर में बताएं देख के ज़रा। 10 से 20 हो रहा है, समझ में आ रहा है, 10 डिग्री का चेंज आया है, 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 2 जाउल्स पर डिग्री सेल्सियस। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। ठीक है गाइज, तो ये आपके पास थर्मल कैपेसिटी कहलाती है। अच्छा, एक होती है थर्मल कैपेसिटी और एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बहुत छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। थर्मल कैपेसिटी तो वो एनर्जी है ना जो किसी भी सब्सटेंस में, यानी कि उसके 1 kg किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर दे। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो एनर्जी है जो 1 kg मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करे। तो यहाँ पे जो चीज़ स्पेसिफिक हुई है वो है मास। तो अगर आप थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के दरमियान रिलेशनशिप को नोट करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा रिलेशन है ये, और ये रिलेशन में आपका मास इन्वॉल्व हो। थर्मल कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जो रिलेशन है वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जैसे मैंने बताया आपको, वो मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, इसमें सिंपल इज दैट स्मॉल सी आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और अगर आपने ये फाइंड करनी है तो आपने सिंपल यहाँ इसको सब्जेक्ट बनाना है। ये कैपिटल सी आपकी थर्मल कैपेसिटी है और स्मॉल सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ये रिलेशनशिप है दोनों के दरमियान। और स्मॉल सी अगर आपने फाइंड करना है तो आपने कैपिटल सी को मास से डिवाइड करना होगा। ये तरीक़ाकार है, इसमें ज़रिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कैपिटल सी तो वो एनर्जी है ना जो किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर दे, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको बताती है कि 1 kg मास का टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, तो वो आपका स्मॉल सी कहलाता है, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और उसकी डेफिनेशन भी जैसे मैं आपके साथ शेयर कर दूं, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड, ये वो एनर्जी है जो किसी भी 1 kg मास का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर देती है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसकी डेफिनेशन ये आपके सामने लिखी हुई है, आपको पहले भी लिखवाई गई है और फिर दोबारा से आप देख सकते हैं ये डेफिनेशन आपके सामने। और यहाँ से आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर फाइंड करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करने की जो इक्वेशन है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके पास डिपेंड करती है एनर्जी पे, मास पे और चेंज इन टेम्परेचर पे। और इसकी इक्वेशन हमारे पास आती है, आई एम गोइंग टू राइट देयर इक्वेशन ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एनर्जी ओवर m डेल्टा टी। अब एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं? जाउल्स, मास पर केजी। देख लें, ये यूनिट से पता चल रहा है कि ये एनर्जी पर केजी है, यानी वो जाउल्स पर केजी आपको बता रहा है। और कितने टेम्परेचर के लिए? पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि पर डिग्री का मतलब यूनिट डिग्री सेल्सियस में जो आपने यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की है वो कितनी है, दैट इज जाउल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। इट इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। ठीक है जी, इसको फाइंड करना है आपने, ई को यही सब्जेक्ट बनाना है, तो आप ई इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी लिख सकते हैं। यू कैन राइट ओवर हियर ई इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अच्छा जी, डेल्टा ई यहाँ पे एनर्जी है, जो इंटरनल एनर्जी है, जो चेंज आया है आपके पास इंटरनल एनर्जी में जो आपने सप्लाई किया है। सी आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और चेंज इन टेम्परेचर आपका डेल्टा टी है। नाउ द सेकेंड थिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट सब्सटेंस है और हर एक की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। इससे आप ये बात अच्छी तरह समझ लें कि वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे या वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, दैट एनर्जी विल बी हाईएस्ट। यही वजह है कि वाटर को कूलिंग एजेंट के तौर पे आप रेडिएटर में अपनी कार में यूज़ करते हैं, क्योंकि वाटर में ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है। ठीक है जी, जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एल्युमिनियम की देखें वाटर से भी कम है, और अगर आप कॉपर को देखते हैं तो कॉपर की तो सबसे कम आ रही है। ठीक है, तो ये हर एक सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट होती है। हायर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वार्म्स अप एंड द कूल डाउन स्लोली, ये बात याद रखिएगा। जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाईएस्ट होगी, ठीक है ना, वो इतनी जल्दी वार्म अप भी नहीं होगा और इतनी जल्दी ठंडा भी नहीं होगा। ठीक है, एज इट टेक्स मच मोर एनर्जी टू चेंज इट्स टेम्परेचर। ये बात अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें। लोअर स्पेसिफिक हीट का मतलब ये कि बहुत जल्दी वार्म अप हो जाएगा और बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाएगा क्विकली, क्योंकि उसकी जो एनर्जी में चेंज आता है वो बहुत जल्दी से चेंज आ जाता है, मच लेस एनर्जी टू चेंज इट्स टेम्परेचर।
उसके टेम्परेचर को चेंज करने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है और कम एनर्जी रिलीज होती है, तो बहुत जल्दी टेम्परेचर में डिक्रीज आ जाता है। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू गाइज। देन मेजरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर आपने मेजर करनी है ना, तो आपने एनर्जी मालूम होनी चाहिए, ऊपर ये एनर्जी है, नीचे मास और चेंज इन टेम्परेचर, ये तीन चीज़ें मालूम होनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे एनर्जी कैसे हम मेजर करेंगे, तो उसके लिए मैं आपके सामने ये डिटेल लिखी हुई है, स्लाइड आपके साथ ऑलरेडी शेयर हुई हुई है, आप देख भी सकते हैं। और ये कुछ ब्लॉक है, मिसाल के तौर पर ब्लॉक ऑफ द सब्सटेंस, प्रेफरेबली उसका मास कितना होना चाहिए, 1 kg होना चाहिए, ठीक है। इन द केस ऑफ द फ्लूइड, अ बीकर कंटेनिंग अ नोन मास ऑफ द फ्लूइड, थर्मामीटर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, अप्रोप्रिएट हीटर हम यूज़ कर रहे हैं, इमर्जन हीटर, पावर सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं, जाउस मीटर या वोल्ट मीटर भी हम यहाँ पे एम मीटर यूज़ कर सकते हैं, स्टॉप क्लॉक, स्टॉप वॉच। अब ये देख लें एल्युमिनियम ब्लॉक है, आप एल्युमिनियम ब्लॉक जो है इसकी फाइंड करना चाहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चेंज इन टेम्परेचर से आपको पता चलेगा कि कितना टेम्परेचर में चेंज आया है। एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इमर्जन हीटर आपने यहाँ पे यूज़ किया है, हीटर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है और उसके साथ कुछ सप्लाईज लगा दी हैं, लाइक एम मीटर करंट को मेजर करेगा और वोल्ट मीटर वोल्ट्स मेजर करेगा। पावर सप्लाई भी आप इसकी मेजर कर सकते हैं, यहाँ से पावर सप्लाई भी दी हुई है, लेकिन पावर आप जानते हैं एक फार्मूला जो आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, पावर इज इक्वल टू द वोल्ट मल्टीप्लाई बाय करंट। पावर एक प्रोडक्ट है वोल्ट का और करंट का। तो वोल्ट अगर आपको मिल गया, यहाँ से करंट आपको मिल जाता है, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, आपको पावर मिल जाएगी। और आपने अगर एनर्जी निकालनी है तो टाइम आप स्टॉप वॉच से कैलकुलेट करेंगे, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ये एक फार्मूला जिससे आप एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह आपको एनर्जी मिल जाएगी, और जब आप एनर्जी मिल जाती है तो आप इसको एम को डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम हो जाती है। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस टाइम कैसे मेजर करेंगे, तो टाइम मेजर करने के लिए आपके पास स्टॉप वॉच है। इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे पावर इनटू टाइम की जगह एनर्जी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। बात तो एक ही है, क्योंकि पावर आपके पास होती है एनर्जी ओवर टाइम, और एनर्जी आपके पास इक्वल होता है हमारे पास पावर इनटू टाइम के। तो पावर की जगह, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया, बेशक आप स्लाइड में देख सकते हैं, दोबारा पीछे रिवाइंड करके VIT होता है। पावर VI आपके पास होता है, वोल्ट आपको पता है, करंट आपको पता है, टाइम आपको पता है, आपको एनर्जी मिल जाती है। चेंज इन टेम्परेचर आप थर्मामीटर से मेजर कर लेते हैं, और इन चीज़ों को फिर आप फार्मूले में पुट करके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप गाइस दिस